तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बेटा, नेटवर्क इशू होने की वजह से हमारी जो लाइव क्लास थी वो लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। इस कारण हम लोग आज की क्लास जो है हमारी रिकॉर्डेड क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा। ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। क्लास आप पूरी आराम से देखिएगा, ठीक है जी। आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं हम क्लास को शुरू। क्लास में आज को हमें पढ़ना क्या है? तो आज हमें जो भी पढ़ना है, हेलो, आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक जीके का। क्या पढ़ना है आज हमें? जीके पढ़ना है, और वो भी स्पेशली मध्य प्रदेश की जीके पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन आपका 2024 में पूछ लिया गया है। पिछली बार यह क्वेश्चन आया था और प्रैक्टिस पेपर में भी आपने इस क्वेश्चन को किया हुआ था। तो मैं सीधा बता दूंगा कि मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पट्टाभी सीतारमैया की बात करते हैं तो ये फर्स्ट गवर्नर थे। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? तो एमपी के फर्स्ट गवर्नर थे पट्टाभी सीतारमैया, पहले राज्यपाल थे। कैलाशनाथ काटजू आपके थर्ड सीएम थे। थर्ड सीएम कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। और द्वारका प्रसाद मिश्र आपके फोर्थ सीएम थे एमपी के। एमपी के पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया गवर्नर थे पहले, श्री कैलाशनाथ काटजू जी तीसरे सीएम थे, और द्वारका प्रसाद मिश्र आपके फोर्थ सीएम थे। अब बात करते हैं आगे। तो ये रहे कुछ हमारे सीएम। जैसे पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल थे, कैलाशनाथ काटजू आपके थर्ड सीएम थे, द्वारका प्रसाद मिश्र आपके फोर्थ सीएम थे, विजया राजे सिंधिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्वालियर का गढ़ और ग्वालियर का जो किला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपने नाम सुना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दादाजी हुआ करते थे विजया राजे सिंधिया, और ये आपके फिफ्थ नंबर के सीएम रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह ये आपके सीएम रहे हैं। कैलाश ज्योति जोशी, प्रकाश चंद्र सेठी ये आपके सीएम रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है अर्जुन सिंह। किसका नाम याद रखना है? अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह ये आपके 13 नंबर के सीएम रहे हैं। 13वें नंबर के सीएम थे अर्जुन सिंह। दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ ये आपके सीएम रहे हैं। कमलनाथ की यदि बात करते हैं तो ये कुछ समय के लिए सीएम रहे थे। कुछ समय के बाद, जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो 2019 के चुनाव में कुछ समय बाद पार्टी बदल गई थी। जैसे ही चुनाव हुआ था तो चुनाव में कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ जी की सरकार वहां पर बनी थी। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कुछ समय बाद ये सरकार पलटी और फिर से बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार में किसे? तो शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से यहाँ पे सीएम बना दिया गया था। तो ये थे 19वें नंबर के सीएम। और वर्तमान में जो सीएम आपके 20वें नंबर के हैं, तो 20वें नंबर के सीएम आपके कौन हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव जी। कौन है जी? डॉक्टर मोहन यादव ये आपके 20वें नंबर के सीएम है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। श्री हरि विनायक पाटकर ये आपके राज्यपाल रहे। केसी रेड्डी जी भी राज्यपाल थे, और केसी चांडी जी भी आपके राज्यपाल थे। हमें बात करनी थी प्रथम गवर्नर की, फर्स्ट गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर आपके कौन थे? फर्स्ट गवर्नर आपके थे श्री पट्टाभी सीतारमैया जी। बात करते हैं आगे। ये कुछ यहाँ पे राज्यपाल जी लिखे हुए हैं आपके। तो पहले राज्यपाल आपको याद रखना डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी। दूसरे राज्यपाल आपके हरि विनायक पाटकर जी। तीसरे राज्यपाल और पहले कार्यवाहक राज्यपाल बीपी दीक्षित जी। क्या जी? बीपी दीक्षित। बीपी दीक्षित जी पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। कार्यवाहक का मतलब होता है कि किसी दूसरे के स्थान पर बैठाना। जब बीपी दीक्षित जी कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, तब किसके स्थान पे आए थे? तो ये आए थे चेंगल राव रेड्डी जी के स्थान पे। कार्यवाहक कब बनाया जाता है? तो जब जैसे कोई राज्यपाल है, जैसे 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो और 8वीं क्लास में आप स्कूल जाते हैं, तो आपके स्कूल के एक प्रिंसिपल सर भी हैं। अगर प्रिंसिपल सर नहीं है
स्कूल में प्रिंसिपल सर नहीं है, कहीं छुट्टी पे चले गए, बीमार हो गए, तो उनके स्थान पर फिर स्कूल का पदभार कौन ग्रहण करता है? उनके स्थान पर प्रिंसिपल का जो काम होता है वो कौन करता है? तो आप बोलेंगे सर वाइस प्रिंसिपल करता है, या कुछ स्कूलों में हेडमास्टर होते हैं तो फिर वो करते हैं। तो जिसे काम के उत्तरदायित्व तो दिए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल का काम जिसे दे दिया गया तो फिर वो प्रिंसिपल कहलाएगा, हालांकि कार्यवाहक कहलाएगा, काम करने वाला कहलाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए तो हो जाएगा ना। वही यहाँ पे होता है। जैसे राज्यपाल या तो हो सकता है समय के पहले रिटायर्ड हो जाएं, तबीयत खराब हो जाए, कहीं घूमने चले जाएं, तो इनके स्थान पे जो दूसरे राज्यपाल बनते हैं, जो इनका कामकाज करते हैं, उन्हें बोला जाता है कार्यवाहक राज्यपाल। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे डॉक्टर बीपी दीक्षित जी। कौन थे? बीपी दीक्षित जी। बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल की, तो प्रथम महिला राज्यपाल थी आपकी सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी थी। और पहले मुस्लिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के वो कौन थे? तो वो थे आपके महमूद अली खान। पहले मुस्लिम राज्यपाल महमूद अली खान हुआ करते थे। बात करते हैं वर्तमान के राज्यपाल की, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है जी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है स्टेट वाइड कौन सा है। मध्य प्रदेश का स्टेट वाइड कौन सा है? स्टेट वाइड की यदि हम बात करते हैं तो राजकीय पक्षी के रूप में हम किसे जानते हैं मध्य प्रदेश के, जो पूरे मध्य प्रदेश में के नाम रोशन किए हुए, तो वो हैं आपके क्या? दूधराज, पैराडाइस फ्लाई कैचर। दूधराज आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और इसका जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम है, वो है आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, या लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा सदस्य की संख्या आपकी 29 है। और यदि राज्यसभा सदस्य की हम बात करते हैं, किसकी? राज्यसभा। यदि हम राज्यसभा सदस्यों की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है जी? मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। ठीक है जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? आपको बताना है मलाजखंड माइन इज रिलेटेड टू विच मिनरल्स। कौन से खनिज से संबंधित है मलाजखंड खदान? मलाजखंड खदान यदि मैं बताऊं तो एक ऐसी खदान है जहां से भरपूर मात्रा में आपकी मेटल निकल के आती है, और इसका नाम होता है तांबा। तो मलाजखंड खदान जो संबंधित है वो किससे है? तो तांबे से संबंधित है, या फिर कॉपर से संबंधित है। मलाजखंड खदान की यदि हम बात करते हैं, मलाजखंड माइंस की यदि हम बात करते हैं, तो मलाजखंड माइन कॉपर मिनरल के लिए यहाँ पर संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द ओपन यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का जो खुला विश्वविद्यालय है, तो मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय आपकी मुख्य शाखा इसकी भोपाल में स्थित है। कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश की स्थापना का मतलब है कि मध्य प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? तो मध्य प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आपका मध्य प्रदेश आता था, आपका कुछ उत्तर प्रदेश आता था, कुछ आपका महाराष्ट्र आता था। ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आते थे। किसके अंदर? तो ये आया करते थे आपके सेंट्रल प्रोविंस के अंदर। सेंट्रल प्रोविंस के अंदर ये आया करते थे। फिर इसके बाद जब मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस से अलग किया गया, तो मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस से अलग किया गया था 1 नवंबर कब? 1956 को मध्य प्रदेश को स्थापित किया गया, या मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस से जब अलग किया गया तो वो डेट थी आपकी 1 नवंबर, और सन था 1996। ठीक है जी। जब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस से अलग हुआ, तब मध्य प्रदेश के साथ साथ एक और राज्य जुड़ा हुआ था जिसका नाम है सीजी। मध्य प्रदेश के साथ एक और राज्य जुड़ा हुआ था जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ जब थे, जब ये अलग नहीं हुए थे, तो 1 नवंबर 1956 तक। अब जैसे ही आपका 1 नवंबर 2000 आया, तो 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हो गए। 2000 में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़
2000 में क्या हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। और हुआ कब था, अलग हो गया। तो 2000 में कब हुआ, ये हुआ था आपका 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हो गए थे, दो भागों में ये दोनों टूट गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। अक्षांश रेखा आपको बतानी है कौन सी है। तो ये एक ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। ग्लोब को आप जब देखते हो तो ऐसे ग्लोब के अंदर 3 भाग होते हैं। ग्लोब के अंदर कितनी लाइनें डली होती हैं, तो ग्लोब के अंदर ऐसी 3 लाइनें डली होती हैं, एक बीच से, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये 3 लाइनें ग्लोब को 3 भागों में बांटती हैं। जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं, इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। जो ऊपर वाली रेखा है ये आपकी कौन सी है, तो कर्क रेखा के नाम से इसे जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे जी, कर्क रेखा के नाम से इस ऊपर वाली लाइन को हम जानते हैं, कैंसर रेखा के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कैसे, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हमें बताना है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी लाइन है, क्या कर्क रेखा है, क्या भूमध्य रेखा है, क्या मकर रेखा है। यदि भूमध्य रेखा की हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है, 0 डिग्री लाइन होती है। 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा होती है। इसके बाद हम बात करें कर्क रेखा की, तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, ऊपर की ओर आपकी कर्क रेखा होती है। और मकर रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है भूमध्य रेखा के ऊपर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है भूमध्य रेखा के नीचे। अब यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा के ऊपर है जी, कि नीचे है। मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा के ऊपर आता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर से जो लाइन गुजरती है वो है आपकी कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा के ऊपर मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं। तो कर्क रेखा के ऊपर ये जो आपकी डली है, ये वाली लाइन, जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये है आपकी कर्क रेखा। ये क्या है, ये आपकी कर्क रेखा है। यहाँ पे आप लिखिए कर्क रेखा पर आने वाले मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के जिले। मतलब ये है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। यहाँ देख भी सकते हैं मध्य प्रदेश के 14 जिले जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मतलब 14 ऐसे जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप लोगों में से बहुत के यहाँ से गुजरती होगी। तो पहला जिला उनमें से आता है आपका रतलाम। यदि हम यहाँ से देखें इस साइड की ओर, यहाँ से देखें हम इस साइड की ओर, मतलब हम पश्चिम से देख रहे हैं पूरब की ओर। कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला आपका जिला आता है रतलाम, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा जिला आता है आपका उज्जैन, रतलाम के बाद आता है आपका उज्जैन। फिर आता है आपका आगर मालवा। कौन सा आता है तीसरा जिला, तीसरा जिला आता है आपका आगर मालवा। आगर मालवा आपका तीसरा जिला है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके स्थान पर पहले शाजापुर था। जब आगर मालवा शाजापुर से अलग नहीं हुआ था, जब आगर मालवा और शाजापुर एक साथ थे, दोनों अलग नहीं हुए थे, तब तक रेखा शाजापुर से गुजर रही थी। जैसे ही शाजापुर से आगर मालवा अलग हो गया तो फिर रेखा कहाँ आ गई, आगर मालवा वाले हिस्से में आ गई। तो तीसरे नंबर पे जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है जी आगर मालवा से। उसके बाद आपका राजगढ़ से, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। ये देख रहे होंगे कर्क रेखा ऐसी जा रही है और इसके ऊपर ये रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, इसके बाद आपका राजगढ़ आ गया, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहीं पे आपको लिख लेना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। क्या लिखना है जी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। मतलब एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरे काटने का मतलब है कि कर्क रेखा के ऊपर से 2 बार गुजरती है।
दो बार काटने वाली नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में काट देती है, मतलब दो बार कर्क रेखा के ऊपर से गुजरती है? तो नाम लिख लेना, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है कि माही नदी को यदि हम देखें तो एक बार ये ऐसी आती है, फिर नीचे जाती है, एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो एक बार कर्क रेखा को यहाँ पे क्रॉस किया और एक बार कर्क रेखा को यहाँ पे क्रॉस किया। तो कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करने वाली जो रिवर है, कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करने वाली जो रिवर है, वो कौन सी रिवर है? माही रिवर है, माही नदी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? मतलब यह है कि भोपाल में एक बार क्या हुआ था कि गैस रिसी हुई थी, जिससे लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। ये कांड आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में जरूर पढ़ा होगा कि भोपाल गैस त्रासदी। उसको नाम क्या दिया गया था? तो उस कांड को जो नाम दिया गया था, जब गैस रिसी थी, उसको नाम दिया गया था आपका भोपाल गैस त्रासदी। क्या नाम था? भोपाल गैस त्रासदी। इसी को हम भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं जी? भोपाल गैस कांड। यही है आपका भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो यहाँ पे आपको गैस का नाम याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं MIC। कौन सी गैस निकली थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ से निकली हुई थी। और डेट याद रख लेना, 3 दिसंबर को ये निकली थी। कब निकली थी जी? 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल में गैस निकली थी, गैस लीक हुई थी, जहां से लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। इतनी भयानक गैस थी। ठीक है जी, तो भोपाल गैस कांड कब हुआ? तो 3 दिसंबर को हुआ था। गैस कौन सी थी? तो MIC। कौन सी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इससे निकली हुई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बताना है आपको। कौन सा पशु बताना है जी? राजकीय पशु, मतलब स्टेट एनिमल। क्या बताना है? स्टेट एनिमल। MP का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो यहाँ पे देख भी रहे होंगे भाई साहब, ये खड़ा है, यो खड़ा है। कौन है यो? इसके बड़े बड़े सींग हैं, देखो जी, बड़े बड़े सींग हैं। बड़े बड़े सींग होने के कारण इसे नाम दिया गया है बारहसिंघा। क्या है? मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, वो क्या है? बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अच्छा, यहीं पे एक बात नोट कर लेंगे कि मध्य प्रदेश की स्टेट रिवर, क्या? स्टेट रिवर, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है जी? राजकीय नदी। एक बारी कमेंट करके बता देंगे, राजकीय नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? अच्छा, स्टेट ट्री बता दीजिए। स्टेट ट्री, राजकीय पेड़, राजकीय पेड़। ये दोनों चीजें जल्दी से बता दीजिए क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय पशु बताइए, सॉरी नदी बताइए, और राजकीय पेड़ बताइए। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नदी है, स्टेट रिवर है, स्टेट रिवर है जी आपकी नर्मदा। क्या है? स्टेट रिवर आपकी नर्मदा है। और यदि पेड़ की बात करते हैं तो बरगद का पेड़ तो आप सभी ने देखा ही होगा। पेड़ की यदि हम बात करते हैं तो बरगद का पेड़ तो आपने देखा ही होगा। तो जो राजकीय पेड़ है वो आपका बरगद है, और इसी बरगद को हम राष्ट्रीय पेड़ भी कहते हैं। बरगद हमारा क्या है? राष्ट्रीय पेड़ भी है और राजकीय पेड़ भी है। ठीक है जी सरकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको बतानी है मध्य प्रदेश की कौन सी है, मतलब हाईएस्ट बताना है आपको। हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे हाईएस्ट जो पीक है, वो है आपकी कौन सी? तो धूपगढ़ पीक सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी है जी? धूपगढ़ आपकी हाईएस्ट है। और धूपगढ़ स्थित कहाँ पे है? तो धूपगढ़ आपकी पचमढ़ी के अंदर स्थित है। कहाँ है जी? पचमढ़ी के अंदर धूपगढ़ है। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? तो धूपगढ़ है कहाँ? तो पचमढ़ी के अंदर ये उपस्थित है। ठीक है जी सरकार।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई कहाँ स्थापित है? वेयर इज द यूनिट ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसी यूनिट, ऐसी इकाई जहाँ पर बिजली उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। जहाँ पर बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये आपको बताना है सबसे हैवी इलेक्ट्रिकल्स कौन सा है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको क्या करना है जी, कमेंट करना है इसका आंसर। यदि नहीं होता है तो फिर मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? आपको बताना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या बताना है जी? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टेबल है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टेबल है, कौन से जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है? तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है भाई, वो मंडला जिले में स्थित है। ये मंडला और बालाघाट दोनों के बॉर्डर पे है। मंडला और बालाघाट दोनों के बॉर्डर पे आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं इससे संबंधित कुछ और स्लाइड्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव जो आपके वनों में जीव रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक्ट कब आया था? वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था? जीवों को बचाने के लिए अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका 1974 के अंदर, 1974 में। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया था? नेशनल पार्क एक्ट, राष्ट्रीय उद्यान को हम बोलते हैं नेशनल पार्क एक्ट। तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क एक्ट आपका आया था 1952 में। भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, आपकी भारत की प्रथम फॉरेस्ट नीति कब आई थी? तो भारत की प्रथम फॉरेस्ट नीति 1862 में आई थी, जो आपकी ब्रिटिश काल में आई थी। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के शासन काल में आई थी पहली वन नीति। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क है और वो कहाँ पे स्थित है वो। तो पहला नेशनल पार्क हमारा कान्हा नेशनल पार्क है। पहला कौन सा है हमारा? तो पहला है जी कान्हा नेशनल पार्क। स्थित कहाँ पे है ये? सॉरी, गलत आंसर कर दिया शायद मैंने। अच्छा, ये जो आपका बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ आपका उमरिया में है। कहाँ पे है जी? बांधवगढ़ आपका उमरिया में है। मंडला के अंदर और बालाघाट के अंदर, मंडला और बालाघाट के अंदर कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट के बॉर्डर पे है। बांधवगढ़ आपका उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है जी, सही कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला और बालाघाट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों के बॉर्डर पे है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, पेंच नेशनल पार्क का जो दूसरा नाम है वो याद रख लेना, प्रियदर्शिनी। क्या जी? प्रियदर्शिनी। इंदिरा नेशनल पार्क, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी इंदिरा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी तथा छिंदवाड़ा में स्थित है। सतपुड़ा की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व सॉरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क आपका पन्ना और छतरपुर के बॉर्डर पर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क आपका भोपाल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क आपका शिवपुरी में है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कहते हैं संजय डुबरी। देखिए नाम है, नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक जैसे ही लिखे जाते हैं। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? सीधी सिंगरौली के बॉर्डर पे स्थित है। डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क आपका धार जिले में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स, जीवाश्म को हम बोलते हैं फॉसिल। क्या बोल देंगे? फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क है आपका डिंडोरी जिले में स्थित है। पालपुर कुनो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका श्योपुर में स्थित है। और पालपुर कुनो की स्थापना 2018 में की गई थी। और आप लोग सुनते होंगे कि जो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी एशियाई चीतों को इस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ते हैं। एशियाई चीते जो नरेंद्र मोदी जी लाते हैं वो कहाँ पे छोड़ते हैं? तो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर के अंदर छोड़ते हैं। दिक्कत यहाँ पर कोई, यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार ही बता देंगे। फिर हम करते हैं आपका अगला क्वेश्चन।
विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश के ऐसे कौन सा जिला है जहां पर खजुराहो के मंदिर हैं? आप लोग जानते भी होंगे कहाँ पर है ये, जल्दी से एक बार सब बता देंगे। आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर आपका खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो है जो पूरे विश्व में विख्यात है। एक बार आप बता देंगे, मेरा प्यारा सा घर, वो आपका कहाँ है? छतरपुर के अंदर जी। मध्य प्रदेश का वो जिला छतरपुर जहाँ पे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ हैं जी? छतरपुर के अंदर हैं। ये आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे मंदिर की एक फोटो लगाई हुई है। यहाँ के अगर मुख्य मंदिर की हम बात करते हैं, खजुराहो का जो मुख्य मंदिर है वो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। क्या जी? कंदरिया महादेव मंदिर। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, कंदरिया महादेव मंदिर। शंकर जी का मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। और एक और है आपके मतंगेश्वर। आप लोगों ने ये सुना होगा मतंगेश्वर, सबने सुना होगा ये नाम। खजुराहो में या खजुराहो के आसपास रहने वाले मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर शिव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, ये भी खजुराहो में स्थित है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात, आपको पता है उज्जैन महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को क्या कहते हैं हम? तो उज्जैन को कहा जाता है महाकाल नगरी, महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी से कौन प्रसिद्ध है? तो महाकाल की नगरी से उज्जैन प्रसिद्ध है जी। महाकाल की नगरी बोला जाता है उज्जैन को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये तो आपकी राजधानी हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ग्वालियर क्या है? ग्वालियर क्या है? तो तानसेन की नगरी ग्वालियर को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तानसेन की नगरी। तानसेन की नगरी की उपाधि ग्वालियर जिले को दी गई है। ठीक है जी सरकार। तानसेन की नगरी ग्वालियर है, महाकाल की नगरी उज्जैन है, भोपाल आपकी राजधानी है, झीलों का शहर भी कहते हैं। भोपाल का जो दूसरा नाम है वो झीलों का शहर है। यहाँ पे 7 बड़ी झीलें पाई जाती हैं, इसलिए भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। छतरपुर कंदरिया महादेव और आपके खजुराहो के प्रसिद्ध महादेव मंदिरों में से एक है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, पनीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री आपकी कहाँ है? तो खजुराहो में स्थित है। पनीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री आपकी खजुराहो में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी? ये रहा, निम्न में से किस स्थान पर मानसिक चिकित्सालय है? मेंटल हॉस्पिटल। आपको बताना है मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पर है। मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है? क्या इंदौर में है, क्या भोपाल में, ग्वालियर में, या फिर कटनी में? पागल खाना जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं। मानसिक चिकित्सालय मतलब मेंटल हॉस्पिटल या फिर पागल खाना। जो पागल खाना है वो आपका ग्वालियर के अंदर उपस्थित है। कहाँ है जी पागल खाना? मेंटल हॉस्पिटल आपका ग्वालियर जिले के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तुलसी सम्मान इज अवॉर्डेड फॉर अ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कौन से ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के लिए तुलसी सम्मान दिया जाता है? मतलब तुलसी सम्मान से आपको पुरस्कृत किया जाता है। सम्मान का मतलब होता है आपको पुरस्कार देना, तो पुरस्कार जो देता है वो तुलसी सम्मान किस कला के लिए दिया जाता है? कहाँ पे दिया जाता है? किसी कला के लिए दिया जाता है क्या? आपके अंदर कौन सी आर्ट्स है उसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है क्या? संगीत म्यूजिक के लिए दिया जाता है? या हिंदी की कविताओं के लिए दिया जाता है? हिंदी पोइट्रीज के लिए दिया जाता है? म्यूजिक के लिए दिया जाता है? आपका साहित्य के लिए दिया जाता है? या फिर लोक कलाओं के लिए दिया जाता है? तो जो आपका तुलसी सम्मान है, तुलसी अवार्ड है, तुलसी अवार्ड आपको लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान कहाँ दिया जाता है? लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत से अवार्ड है जो आप आगे देखेंगे। संगीत के क्षेत्र में भी अवार्ड आप आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये कुछ अवार्ड्स की सूची मैंने लगाई हुई है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कबीर सम्मान, हिंदी अकादमी बाल साहित्य सम्मान, हिंदी अकादमी नाटक सम्मान, हिंदी अकादमी हास्य व्यंग सम्मान, हिंदी अकादमी अनुवाद सम्मान और साहित्य में नोबेल पुरस्कार। ये इतने सारे पुरस्कार साहित्य अकादमी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूजिक के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं। गाने के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। जैसे फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड आपका ऑस्कर अवार्ड होता है,
वैसे ही गानों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड आपका ग्रैमी अवार्ड होता है। और राष्ट्रीय सम्मान समारोह होता है, तानसेन सम्मान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार। इतने सारे पुरस्कारों में से जो मध्य प्रदेश देता है, मध्य प्रदेश प्रदान करता है तानसेन पुरस्कार। तानसेन और आपका लता मंगेशकर, लता मंगेशकर और तानसेन, ये दोनों पुरस्कार कौन देता है? तो मध्य प्रदेश दोनों पुरस्कारों को प्रदान करता है पूरे भारत के, हिंदी आपके पूरे भारत के संगीत के लिए। कौन देता है ये देता है आपका मध्य प्रदेश, तानसेन और लता मंगेशकर पुरस्कार। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। सर्वाधिक आपका हॉटेस्ट प्लेस बताना है, सर्वाधिक हॉटेस्ट प्लेस आपका कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान माना गया है वो आपका ग्वालियर को माना गया है। किसे माना गया है? ग्वालियर को माना गया है। ग्वालियर के अलावा आपका छतरपुर भी आता है, छतरपुर का नौगांव हो गया आपका, और नौगांव के बाद आपका खजुराहो हो गया, दतिया हो गया। ये सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और ठंडा सबसे स्थान कौन सा है जी? कोल्ड एरिया, सबसे ठंडा स्थान मध्य प्रदेश का, सबसे ठंडा स्थान कोल्ड एरिया। तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो कहा गया है पचमढ़ी को। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। इस कारण से मध्य प्रदेश की शीतकालीन जो आपकी ठंडियों की जो आपकी राजधानी होती है, ठंडियों वाली कैपिटल होती है, जिसे हम शीतकालीन राजधानी के नाम से जानते हैं, वो आपकी पचमढ़ी रखी गई है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैक बैक सॉरी बैंक नहीं है, बैक है यहाँ पे, बैक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। अभी ये पाकिस्तान के अंदर चला गया है। ठीक है जी, बात करते हैं आज के हम अपने लास्ट के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? एक बार ही बताएंगे, लो अब दिख जाएगा। लो, महमूद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद गजनबी अटैक द इंडिया? महमूद गजनबी जो था, शासक था, बाहरी शासक था, विदेशी शासक था, भारत पर कब्जा करने के लिए आया था, भारत को लूटने के लिए आया था। तो महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया, जो भारत को अंदर से पूरी तरीके से लूट के ले गया था। पूरी तरीके से भारत को लूट के ले गया था वो था महमूद गजनबी, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आज की आपकी क्लास होती है खत्म। और आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम में हुई है। पहले जैसे ही आपकी लाइव क्लास हुई थी तब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, उसके कारण आपकी क्लास लेट हो गई थी। फिर कुछ क्लास आपकी हुई, 8-10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम आई, और फिर से आपकी क्लास को वहाँ से बंद करना पड़ा। इसलिए ये क्लास मैंने आपको रिकॉर्ड की है, और रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कल की क्लास में आराम से उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। कल की क्लास में आप उस प्रॉब्लम को एक बार ही पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका जो क्लासेस का टाइम है उस टाइम में बदलाव कर दिया गया है। जो आपकी मैथ की क्लास सुबह 7 बजे चलती थी, वो सुबह 7 बजे ना चल के आपकी मैथ की क्लासेस शाम को 6 बजे चलेगी। कब चलेगी? शाम को 6 बजे। शाम 6 बजे डेली मैथ की क्लास चलेगी। शाम 6 बजे डेली मैथ की क्लास चलेगी, ये क्लास डेली चलेगी। और उसके बाद 7 बजे से आपकी जो क्लासेस निर्धारित हैं वो क्लासेस शाम 7 बजे से ही चलेंगी। तो मिलते हैं कल शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।